कि बायो ई3 पॉलिसी एक्चुअली है क्या, किस लक्ष्य के साथ इसको लाया गया है, इसका परिचय देखेंगे। फिर बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ई3 के क्या क्या महत्व हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, भारत की जैव अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। जो बायो ई3 नीति है इसको लागू करने में और इससे जो भी एम हासिल करना चाहती है गवर्नमेंट, उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। सरकार जो है बायोटेक्नोलॉजी के को इनहेंस करने के लिए कौन कौन सी पहल कर रही है और आगे की राह का डिस्कशन करते हुए इस पूरे टॉपिक का सम अप करेंगे। देखो यहाँ पे बायो ई3 स्टैंड फॉर ई3। बायो तो आप सबको पता है, ठीक है। ई3 स्टैंड फॉर पहला हो गया एनवायरमेंट, दूसरा हो गया इकोनॉमी और तीसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसी को टारगेट करने के लिए बायो ई3 को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमति दी गई है, इसको अडॉप्ट करा गया है। देखो अभी जो है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें तो भारत का जो मार्केट कैप है ना, लगभग 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। और इस बायो ई3 नीति के तहत 2030 तक इसे 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है, इस लक्ष्य को हासिल करना है, ठीक है। अब सबसे पहले आप जान लो कि बायो मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। बायो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि जो भी जैव पदार्थ हैं, लाइक आपके स्मॉल बैक्टीरिया हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगी, कोशिका और एंजाइम, इसके साथ साथ मतलब वही एनिमल कोशिका वगैरह, इसका उपयोग करके जो हम निर्माण करते हैं, जिन पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसी को बोलते हैं बायो मैन्युफैक्चरिंग। यह जो है, जो कन्वेंशनल हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उससे थोड़ा सा हटके है। ये टोटली बायो मतलब बायो प्रोडक्ट के ऊपर क्या करता है, बायोलॉजी के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायो ई3 नीति को क्या करी है, मंजूरी दी है। यह जैव निर्माण के प्रयासों को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है, जिसका लक्ष्य मैं ऑलरेडी बताया कि 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था को हासिल करना है, डियर एस्पिरेंट, ठीक है। और यह नीति सर्कुलर बायो इकोनॉमी, बायो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, बायो इकोनॉमी का मतलब आप समझ लो, जो भी इसमें टर्म्स होते हैं मैं इसको समझाते चलूंगा। बायो इकोनॉमी का मतलब जो भी हम जैव पदार्थ हैं उसका निर्माण, विनिर्माण, उसका पुनर्चक्रण और उसका बार बार यूटिलाइजेशन, विपणन और उपयोग करते हैं, वही बायो इकोनॉमी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और सर्कुलर बायो इकोनॉमी का मतलब कि किसी भी संसाधन का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे किसी भी पदार्थ का हम बार बार यूटिलाइजेशन करते हैं ताकि अपशिष्ट जो है उससे कम निकले और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। तो सर्कुलर का मतलब यही होता है। तो इस नीति के द्वारा सर्कुलर बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देकर हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ की दिशा में भारत को अग्रसर ये प्रयास जो है करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली यह विकसित भारत का बायो विजन है, ठीक है, जिसके तहत 2030 तक आपने देखा था कि जो बायो मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट है इसको 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, इसके लक्ष्य को हासिल करना है, डियर एस्पिरेंट, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपने देखा कि बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या है और ये जो बायो ई3 नीति है ये किस लिए लाई गई है, ठीक है। इस नीति के तहत कुछ तो मतलब थीमेटिक एरियाज हैं जिस पे काम करना है। पहला है उच्च मूल्य वाले जैव आधारित रसायन, बायोपॉलीमर्स और एंजाइम का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है इसमें। इसके साथ साथ स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक फंक्शनल खाद्य पदार्थों का निर्माण करना है। स्मार्ट प्रोटीन का मतलब जो प्रोटीन हम कन्वेंशनली तरीके से खाते हैं उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मान लो कि अभी मान लो कि कोई हम जैसे शाकाहारी हैं, ठीक है, तो शाकाहारी को ऐसे कहा जाता है कि जो चिकन नहीं खाएगा उसको प्रोटीन ही नहीं मिलेगा। तो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ऐसी प्रोडक्ट बनाया जाएगा और मार्केट में ऐसे आ रहा है, वेज चिकन आ रहा है, ठीक है, कि वो चिकन का प्रोडक्ट नहीं है लेकिन बायो प्रोसेसिंग के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उसका निर्माण किया गया है। वो स्वाद लगभग वैसे ही करेगा और प्रोटीन उतनी ही मात्रा में आपको मिलेगी। तो वो हो गया स्मार्ट प्रोटीन। और कार्यात्मक खाद्य पदार्थों का मतलब कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसमें मान लो कि और उसको न्यूट्रिशन रिच बना देना, जो किसी रोग को भी साध सके,
और आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे ही करे, ठीक है। इसके साथ साथ जो प्रिसीजन बायोथेरेपेटिक बायोथेरेप्यूटिक्स है, दैट मीन्स सटीक जैव चिकित्सा, इसको हासिल करना है। इसके साथ साथ जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है, इसके क्षेत्र में काम करना है। इसके साथ साथ कार्बन कैप्चर और उसका उपयोग करना है। इसके साथ साथ समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान करना है। तो ये कुछ थीमेटिक एरियाज हैं, थीमेटिक्स हैं, जिस पे बायो ई3 नीति के तहत जो है काम करना है। यह नीति नवाचार को प्रेरित करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रेरित करेगी, ताकि जो है विषयगत क्षेत्रों में समर्थन मिल सके। ठीक है, बात आ गई समझ में। नॉर्मली हमने देखा कि बायो ई3 नीति किस लिए लाई गई है, बायो टेक्नोलॉजी होता क्या है, ठीक है, और इसके साथ साथ बायो ई3 नीति के तहत कौन कौन से एरिया पे काम किया जाएगा, फोकस किया जाएगा, इसके बारे में हमने देखा। इसका महत्व क्यों है, क्यों इसके बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा करी जा रही है। तो देखो, यह नीति जैव निर्माण, बायो मैन्युफैक्चरिंग, जैव एआई केंद्रों एवं बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण को क्या करेगी, बढ़ावा देगी, उसको गति प्रदान करेगी। अब बायो फाउंड्री क्या होता है, देखो बायो फाउंड्री ऐसे जगह होते हैं जहां पे बायो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि सर्कुलर बायो इकोनॉमी को वो बढ़ावा देगा। तो सर्कुलर बायो इकोनॉमी का बढ़ावा देने का मतलब क्या हुआ कि अवशिष्ट उस पदार्थ से कम निकल रहा है, और इससे क्या होगा, ग्रीन डेवलपमेंट होगा। तो ग्रीन ग्रोथ के पुनर्योजी जैव अर्थव्यवस्था, रीजनरेटिव बायो इकोनॉमी मॉडल को जो है इसमें प्राथमिकता दी गई है, और इसके जरिए भारत की कुशल कार्यबल क्षमता का विस्तार होगा, और इसके साथ साथ रोजगार का भी सृजन होगा। तो बायो ई स्टैंड फॉर, एक तो इन्वायरमेंट को टारगेट कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट को टारगेट कर रहा है, और तीसरा इकोनॉमी को टारगेट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यह नीति सरकार की प्रमुख पहलों को और जैसे मजबूत करेगी, जैसे हमारा है 2070 तक नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था को हासिल करना। इसके साथ साथ पर्यावरण के लिए जो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट प्रोग्राम चल रहा है सरकार का, उसको अपस्केल करना। इसके साथ साथ सर्कुलर बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देकर भारत में ग्रीन डेवलपमेंट को हासिल करना इसका लक्ष्य है, इसका महत्व है डियर एस्पिरेंट, ठीक है। ये आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड जो है टर्म्स है, जैसे बायो फाउंड्री हो गया ना, तो ये मैं समझाते चल रहा हूँ, बाकी नॉर्मल चीजें ही है कि कोई भी नीति जो है किसी लक्ष्य को साधने के लिए लाई जाती है सरकार के द्वारा। उस नीति का हम फीचर पढ़ते हैं, उस नीति का जो टोटल लक्ष्य है उसको हासिल करने में गवर्नमेंट को कौन कौन सी व्यवधान और मतलब कमियों का सामना करना पड़ सकता है, इसको हम देखते हैं। और गवर्नमेंट को कैसे उसे टैकल करना चाहिए, उस कमियों को टैकल करना चाहिए, और गवर्नमेंट उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के लिए नीति लाई है, पहले से क्या क्या प्रयास कर रही है, इसके बारे में हम देखते हैं। अमूमन यही पॉलिसीज का क्या होता है, एनालिसिस होता है, प्रॉपर एनालिसिस। आखिर इस नीति की आवश्यकता क्यों थी। देखो, ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, ये बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, ठीक है, और इसका मल्टी डायमेंशनल होना अपने आप में इसकी महत्ता को दर्शाता है। और इसी दृष्टिकोण के कारण यदि बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान देने की अपार क्षमता रखता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। कौन कौन से, जैसे स्वास्थ्य हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पर्यावरण हो गया, एनर्जी हो गया, और जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, सब में जो है ये अपनी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के कारण इस सब में सहायता प्रदान कर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ भारत जो है युवा प्रतिभाओं का केंद्र है। यहाँ पे स्किल्ड जनसंख्या बढ़ रही है। यहाँ ये स्किल्ड जनसंख्या ही इसका सॉफ्ट पावर है। आप देख रहे होंगे कि ये वैश्विक हब है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर के सेक्टर में और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भारत जो है किसी से पीछे नहीं है। तो यहाँ पे प्रतिभाओं का केंद्र है, तो जो स्किल्ड चाहिए उसके लिए ऑलरेडी भारत में क्या है, आधार तैयार हो चुका है। इसके साथ साथ वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग की बात करें तो ये 7.4% की दर से बढ़ रहा है, और भारत इस रेस में पीछे कैसे रह सकता है, तो इसीलिए ये नीति लाई गई है। इसके साथ साथ भारत की बात करें तो इसमें मजबूत आईटी सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बायो आईटी क्षेत्र जो कि अब तक अनछुआ है, मतलब इसमें भारी वृद्धि की संभावना है। इसलिए इस नीति को टारगेट करा गया है, इस नीति का कंस्ट्रक्शन करा गया है, इस नीति को लाया गया है, ठीक है। आई होप बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। भारत की जैव अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत दुनिया में जो जैव प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 12 स्थान है ना, उसमें एक स्थान रखता है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो ये तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य है, थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है बायो इकोनॉमी के लिए, माय डियर एस्पिरेंट, ठीक है।
भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में यदि बायो इकोनॉमी की बात करें तो ये 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है, और आगे का लक्ष्य है कि 2030 तक, ये 2020 में मात्र ये 10 बिलियन डॉलर के ही बराबर था, और 2024 में ये 130 बिलियन डॉलर के बराबर पहुंच चुका है। वहीं 2030 तक इसका क्या टारगेट है? 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक इसको पहुंचाना। ठीक है, तो ये लक्ष्य है भारत की जैव अर्थव्यवस्था का, ये स्टेटस है अभी वर्तमान में। ठीक है, बात आ गई समझ में। फिर आगे देख लेते हैं कि इसमें चुनौतियां क्या क्या है। देखो, सबसे पहली बात, हम अपने एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे कई सारे मामलों में मैं बताता हूं आपको कि भारत के राज्यों में डेवलपमेंट के स्तर पे, एजुकेशन के स्तर में या प्रति व्यक्ति आय के स्तर पे काफी ज्यादा विभिन्नता है, काफी ज्यादा डिस्पैरिटी है, या यूं कहें कि विविधता है। ठीक है, विविधता एक थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड हो गया, और डिस्पैरिटी ये एक्चुअल वर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे बिहार में ही देखोगे कि ये बिहार में जो एजुकेशन स्तर है कितना लोअर स्तर का है। ठीक है, अभी जो है चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, तो चुनाव में केवल जातिगत और धर्म की बात अब होने लगी है। कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा, कोई बिहार के युवाओं के भविष्य की बात नहीं करेगा, कोई बिहार में जो अभी कभी कई कई एरिया में देखते हैं लॉलेसनेस की स्थिति बढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जो है जहर घोला जा रहा है, उसको मिटिगेट करने को लेके, या आने वाला जो हमारा जनरेशन है उसके उज्जवल भविष्य की कोई बात ही नहीं करेगा। ये टोटल सेंट्रलाइज हो जाएगा जातिगत व्यवस्था, और धर्म के आधार पे चुनाव फिर भी इस साल भी लड़ा जाने वाला है। ठीक है, कोई ये बात नहीं करेगा कि बिहार का इतना बड़ा जो चंक जनसंख्या है जो माइग्रेट कर जाता है, पलायन कर जाता है, इसको कैसे हम इसका जो है फ्यूचर उज्जवल कर सकें, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। ठीक है, अब विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसमें जो डिस्कशन हो रहा है जिस लेवल का, जिस स्तर का, आप उससे जो है उसका अनुमान लगा सकते हो। तो आप देखोगे कि जो शिक्षा पाठ्यक्रम उद्योग है ना, शिक्षा पाठ्यक्रम है वो उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए देश में जो कटेज टेक्नोलॉजी होती है, अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं होती हैं, उसकी अभी आवश्यकता है। अभी उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है हमारे यहाँ। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, इससे संबंधित सूचना असमानता के कारण वेंचर कैपिटल फंडिंग की कमी होती है। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर है ये ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट जो है नहीं कर पा रहा है। इसके साथ साथ अन्य देशों की तुलना में देखें तो भारत में जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो कम हैं, जो कि चिंता का एक विषय है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि वैश्विक पैनोरमा पे इसको ले जाके और तुलनात्मक अध्ययन करें कि किसी देश में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और उसके बनिस्पत भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो आप देखोगे इजराइल जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी ज्यादा आगे माना जाता है। तो इजराइल अपनी जीडीपी का 4.2% जो है अनुसंधान में निवेश करता है। ठीक है, जबकि दक्षिण कोरिया 4.3% के साथ दूसरे स्थान पे, ये शीर्ष इन्वेस्टमेंट वाले अनुसंधान में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देश हैं। जबकि भारत जो है अनुसंधान पर कुल जीडीपी का मात्र 1% से भी कम खर्च करता है। अभी देखो जो हायर एजुकेशन होता है, कितने इंडियंस लेते हैं? कोई पीएचडी नहीं करता, कोई एमटेक और बीटेक वगैरह से आगे ऊपर जा ही नहीं पाता है, पीएचडी नहीं करता है, अपने क्षेत्र में जो उसका कोर एरिया है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करता। सबको रोजगार की पड़ी रहती है, इसके साथ साथ सबको पेट पूजा की पड़ी रहती है। बात यही होती है। देखो, ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीज होती है, ये थोड़ा सा लीडर व्यक्तित्व वालों की भावना होती है। और लीडरशिप कब जागृत होगा? जब व्यक्ति का बेसिक आवश्यकताएं हैं, उसका परिवार जो है सिक्योर हो। यदि इंडिया की बात करें तो इसमें सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। सोशल सिक्योरिटी बहुत लोगों को अभी तक भी नहीं मिल पाई है, आर्थिक सिक्योरिटी नहीं मिल पाई है। तो इस लेवल में व्यक्ति जो है प्राइमरी अवस्था में ही जाके सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ, हमारा लालन पालन हो जा रहा है, बस यही काफी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अपने क्षेत्र में नोबेल प्राइज पाना, ये जो है ये बाद की चीजें होती हैं। लोग सोचते हैं कि अगले जन्म में हम पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर बेसिक नीड्स की पूर्ति की जाए, लोगों को सोशल सिक्योरिटी दी जाए, लोगों को इकोनॉमिक सिक्योरिटी दी जाए, इंश्योर किया जाए, बढ़ती जनसंख्या भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है, तो लोग जो है आगे के एजुकेशन पे, हायर लेवल के एजुकेशन के बारे में सोचेंगे। आजकल हायर लेवल के एजुकेशन का मतलब मजबूरी होती है, न कि इच्छा शक्ति। ठीक है, कि हम मुझे इच्छा है कि मैं पीएचडी करूं और अपने क्षेत्र में जो है रिसर्च करूं, नए नए आयामों को खोजूं और जोड़ूं।
ठीक है। यदि निजी निवेश की बात करें तो भारत में 60% से अधिक अनुसंधान और विकास पर जो व्यय है वो क्या करती है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। जबकि इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, जो भी टॉप नॉचेज मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले एग्रेसिव लोग हैं, ये 70% से अधिक निवेश निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर भी पीछे नहीं है और गवर्नमेंट सेक्टर भी पीछे नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बल्कि और बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, जबकि भारत में ये 60% के बराबर है। ठीक है। देखो, इकोनॉमी का रूल है कि ये प्रॉफिट पे काम करती है, नो डाउट। लेकिन इंडियन, यदि डायस्पोरा की बात नहीं, इंडियन जो हमारा यदि कल्चर है, इंडस्ट्री कल्चर है, इसकी बात करें तो ये इन के प्राकरण बहुत तरीके से, गलत तरीकों से भी पैसा कमाने की बात सोचते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपनी सोशल जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यदि सरकारी पहलों की बात करें बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो देश में 9 डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी समर्थित जैव प्रौद्योगिकी पार्क और 60 जो है बियार्क समर्थित बायो इंक्यूबेटर चलाए जाते हैं। 2024-25 के अंतरिम बजट में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को 2251.52 करोड़ रुपया, जो लगभग यूएस डॉलर की बात करें तो 271 मिलियन डॉलर के बराबर होता है, आवंटित किए गए हैं। ठीक है। नेशनल बायो फार्मा मिशन 101 परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है, जिसमें 150 से अधिक संगठन और 30 एमएसएमई इसमें शामिल हैं। यदि राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2020-25 की बात करी जाए तो इसके तहत कौशल विकास, संसाधन और नवाचार को एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित किया जा रहा है। तो ये है आपके सरकारी पहल। ठीक है। तो इन पहलों के द्वारा यदि हम जो भी हमारे सामने कमियां थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए और जो गैप है उसको पूरा किया जाए, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह का पाठ्यक्रम उस तरीके से विकसित किया जाए, तो बायो ई3 पॉलिसी का जो लक्ष्य है अंततोगत्वा सरकार हासिल कर पाएगी और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर या 600 बिलियन डॉलर से भी अधिक की अर्थव्यवस्था को इसको क्या करेगी, इनरिच कर पाएगी। ठीक है, इसका हार्नेस कर पाएगी। ठीक है। तो ये थे इन शॉर्ट बायो ई3 पॉलिसी का जो भी आपने इसका फीचर्स था, जो भी इसमें चुनौतियां थी, जो भी गवर्नमेंट इसको इसके अंतर्गत पहल कर रही है, ये सारी चीजें हमने देखा कि आई होप जो चीजें भी अभी मैंने बताया, कन्वे करने की कोशिश करी, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अब इसे एक एक करके लिख लेते हैं तो थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? चलिए, आप एक बार परमिशन दे दिए, फिर लिखाना शुरू करते हैं।